हमेशा की तरह आज फिर अपने पास है एक प्रॉब्लम और हम करेंगे उसकी डिटेल्ड एनालिसिस। प्रॉब्लम है हमारे पास जो ये CSIR नेट का जून 2012 की साइकिल का है। 3 मार्क्स में प्रॉब्लम है, यानी कि एक MCQ प्रॉब्लम है। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। MCQ पैटर्न का प्रॉब्लम जून 2012 साइकिल का है। तो हमेशा की तरह हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पिक करेंगे, देखते हैं कि उसकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग में क्या प्रॉब्लम है, उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और थ्रू आउट द जर्नी हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे प्रॉब्लम की और ये देखेंगे कि क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए थे, और अगर नहीं याद हैं तो फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करते समय हम उसे याद रखें। हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम, इस पर भी हम बात करेंगे बीच बीच में। तो मैं प्रॉब्लम रीड करता हूँ आपके लिए। आज की जो अपनी प्रॉब्लम है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, लीनियर अलजेब्रा की प्रॉब्लम है वेक्टर स्पेस के टॉपिक से। पहले 2 वर्ड्स ही क्लियर कर रहे हैं कि ये वेक्टर स्पेस डायमेंशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखते हैं लेटर। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्राइसेज A इक्वल टू AJ के मैट्रिक्स का नोटेशन है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 विद रियल इंट्रीज सच दैट, कंडीशंस दी हैं आपको A11 यानी कि पहली ऐसी अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। A11 इंट्री आपकी 0 होगी एंड ट्रेस 0, और ट्रेस भी आपका 0 होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहली 2 लाइन से ये तो क्लियर हो रहा है कि हमको एक ऐसे वेक्टर स्पेस के बारे में बात करना है जो मैट्राइसेज का स्पेस है, और इन पर्टिकुलर आपको बोला गया कि वो सिमेट्रिक मैट्राइसेज हैं। सिमेट्रिक मैट्राइसेज का वेक्टर स्पेस है जहाँ पे 2 या 2 से बड़े ऑर्डर की मैट्राइसेज हैं। फॉर इस पर्टिकुलर केस अगर आप n को 5 असाइन कर देते हैं तो मतलब ये होगा कि आप एक ऐसे सिमेट्रिक मैट्राइसेज की स्पेस की बात करना चाह रहे हैं जहाँ पे 5 क्रॉस 5 की मैट्राइसेज हैं। इन जनरल क्वेश्चन में दिया है कि n क्रॉस n की मैट्राइसेज हैं आपके स्पेस में, प्रोवाइडेड बाय योर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और वो सिमेट्रिक मैट्राइसेज का स्पेस है। वेक्टर स्पेस की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, वो आपको आई होप होगी। अगर नहीं है तो आप कमेंट करेंगे। पैरेलल में वैसे लेक्चर सीरीज चलेगी वेक्टर स्पेस वगैरह, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी स्पेसिफिकली अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि वेक्टर स्पेस के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज है कि आपके पास V/F वेक्टर स्पेस होता है जहाँ पे V आपकी फील्ड V आपका सेट होता है जहाँ पे वेक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। F एक फील्ड है। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिन्होंने थोड़ी बहुत सुनी होगी उनको फील्ड के बारे में पता होगा। तो V/F आपका वेक्टर स्पेस बोला जाता है। यहाँ पे एक ऐसे वेक्टर स्पेस के बारे में बात हो रही है जहाँ पे n क्रॉस n की सिमेट्रिक मैट्राइसेज होंगी, और एक अच्छी बात क्या दी है कि फील्ड के बारे में आपको बताया है कि रियल इंट्रीज, जो मैट्राइसेज का स्पेस है आपका सिमेट्रिक मैट्राइसेज का, उसकी इंट्रीज रियल होंगी, यानी कि इशारा है कि आपका जो फील्ड होगा वो रियल नंबर का होगा। तो अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन है। हमको क्वेश्चन में बात जो करनी है वो करनी है एक ऐसे वेक्टर स्पेस पे जो रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज का स्पेस है। ठीक है, रियल सिमेट्रिक n क्रॉस n मैट्राइसेज का स्पेस है, और उस स्पेस का हमें डायमेंशन बताना है। शर्त आपको दी गई है, 2 कंडीशंस दे दी गई हैं। पहली कंडीशन ये कि उस स्पेस में जो सिमेट्रिक रियल मैट्राइसेज हैं n क्रॉस n की, सारी मैट्राइसेज की पहली एंट्री, आप अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स लिखते हो तो वहाँ पे होता है ना A11 पहली एंट्री होती है, A12 दूसरी एंट्री होती है। अगर ये n क्रॉस n है तो A1n डॉट 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 ये AN1 ऐसे होती है ना मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ इस स्पेस में ऐसी सिमेट्रिक मैट्राइसेज आएंगी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस स्पेस में ऐसी सिमेट्रिक मैट्राइसेज आएंगी सच दैट कि उनका पहला एंट्री जो है A11 वो हमेशा 0 होगा। स्पेस को पर्टिकुलर केस में आपसे बोला जा रहा है कि आपको बात करना है एक ऐसे वेक्टर स्पेस के बारे में जो कि रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज का स्पेस है, और वहाँ पे पहली इंट्रीज, सारे मैट्राइसेज की पहली एंट्री A11 हमेशा 0 होगी। साथ में एक और कंडीशन दिया है कि ट्रेस आपका 0 होगा। ट्रेस मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जल्दी से मैं आपको याद दिला देता हूं अगर आपको नहीं याद है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसकी एंट्रीज जो डायगनल, प्रिंसिपल डायगनल एंट्रीज होती हैं A11 A22 डॉट डॉट, अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो ANN,
तो जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की, उनका आप सम कर लीजिए, उनको जोड़ लीजिए, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो ट्रेस बोली जाती है मैट्रिक्स की। ये होती है ए आई समेसन आई रन्स फ्रॉम 1 to n, यानी कि डायगोनल की सारी एंट्रीज को सम कर लीजिए तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। आपको इस जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ना, क्वेश्चन में आपको एक ऐसे वेक्टर स्पेस के बारे में, अभी क्वेश्चन पूछा क्या है उसकी तो मैंने बात ही नहीं करी। पहला वर्ड जो है ना डायमेंशन, एक्चुअल में आपसे डायमेंशन पूछ रहा है, लेकिन हम ये तो जान लें कि कैसे स्पेस के लिए डायमेंशन पूछ रहा है, वो स्पेस क्या है, वो वेक्टर स्पेस कौन सा है जिसके डायमेंशन के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो वो स्पेस है आपका रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज का स्पेस, n क्रॉस n की रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज का स्पेस, जहाँ पे दो शर्त दी गई है। पहली कंडीशन ये है कि सारी मैट्राइसेज की पहली एंट्री A11 एंट्री 0 होगी और ट्रेस 0 होगा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम अगर आप करेंगे उन सारी मैट्राइसेज का जो आपके इस वेक्टर स्पेस के अंदर हैं तो उनका सम 0 आएगा, ट्रेस डायगोनल एंट्रीज का सम 0 आएगा, यानी कि ट्रेस 0 आएगा। तो वेक्टर स्पेस की अगर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत आपको थी कि V एक ऐसा सेट है जहाँ पे वेक्टर्स होते हैं, F एक फील्ड है, ये सर्टेन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे, तो V/F आपका वेक्टर स्पेस होता है फील्ड के ऊपर। अगर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी तो आपको ये वेक्टर स्पेस जो मैंने समझाने की कोशिश की कि आपको एक ऐसे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बतानी है जो रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज का कलेक्शन है, साथ में दो कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है, आपको वेक्टर स्पेस समझ में आ गया होगा इतने देर में कि आपको किस स्पेस के बारे में बात करनी है और डायमेंशन ढूंढना है। अब यहाँ पे मैंने बोला था ना कि कुछ चीज़ें आपको अगर याद हों तो अच्छा है, और अगर नहीं याद है तो फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करते समय हम उन रिजल्ट्स को याद रखेंगे फ्यूचर रेफरेंस में। तो ऐसी इन्फॉर्मेशंस को, ऐसे रिजल्ट्स को मैंने स्टार्ड इन्फॉर्मेशन लिख रखा है, उसको मैं प्रॉब्लम के एंड में एक बार रिपीट भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको याद होनी चाहिए कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n विद रियल एंट्रीज, इसका एक फॉर्मूला होता है। जब कभी भी क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्राइसेज का स्पेस हो और फील्ड आपकी रियल हो, यानी कि रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज के n क्रॉस n ऑर्डर के रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज के वेक्टर स्पेस की बात कभी भी लीनियर अलजेब्रा के किसी भी क्वेश्चन में होगी तो एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ऐसे वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n+1/2 होगा, जो कि n क्रॉस n की रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज का स्पेस है। आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात नहीं दी है कि रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज का आपको डायमेंशन बताना है। आपका स्पेस दो स्पेशल कंडीशंस को कंटेन करता है, एक तो ये A11 = 0 और दूसरा ट्रेस 0। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपकी यूज की हो सकती है जो स्टार्ट में आपको दे रहा था अभी। A11 0 और ट्रेस 0 ये दो स्पेशल कंडीशन है, लेकिन अगर इस कंडीशन को थोड़े देर के लिए आप भूल जाइए अपने क्वेश्चन से, इस कंडीशन को डिलीट कर दीजिए, तो रिमेनिंग क्वेश्चन क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n विद रियल एंट्री, यानी कि n क्रॉस n मैट्राइसेज का, सिमेट्रिक मैट्राइसेज का रियल फील्ड है, सॉरी रियल वेक्टर स्पेस है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आपको मैंने बताया n+1/2, ये आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन आपका प्रश्न सिर्फ इतना नहीं पूछ रहा है, वो दो कंडीशन भी दे रहा है जिसको मैंने डिलीट किया, ये दो कंडीशन भी दे रहा है ना। तो इसके लिए क्या जुगाड़ होगा उसको हम देखते हैं अभी। पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको याद होनी चाहिए थी वो यही है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n विद रियल एंट्रीज, ये एक फार्मूला आपको हमेशा याद हो। लीनियर अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन अगर रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज के स्पेस को बात कर रहा है n क्रॉस n की, तो n+1/2 आपका फॉर्मूला होगा। दूसरा एक तरीका उन कंडीशंस के साथ कैसे डील करें जो दो एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी गई हैं, उसके साथ डील करने के लिए आपको एक और ट्रिक कह लीजिए या अप्रोच कह लीजिए पता होनी चाहिए कि अगर आपको किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पता करनी है और आपको डायमेंशन पता करनी है और वो स्पेस कुछ इस तरीके है कि सिमेट्रिक मैट्राइसेज का, रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज का स्पेस है, साथ में कुछ MLI कॉन्स्टेंट्स दे दिए गए हैं। MLI कॉन्स्टेंट्स का मतलब यह है कि लीनियर रिलेशंस कितनी, रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस कितनी दे दी गई हैं। पहली बात तो ये है कि आपके पास रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज का एक स्पेस होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला n+1/2 लगा देंगे। दूसरी ट्रिक आपसे कहती है कि अगर आपके पास
रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज का स्पेस दिया है, साथ में कुछ कंडीशंस भी दे दी गई हैं, तो आप क्या करेंगे, n+1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें से कितनी कंडीशंस हैं वो आप काउंट कर लीजिए, एक कंडीशन, दो कंडीशन, जितनी कंडीशंस हैं उसको माइनस कर दीजिए। कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, उसकी काउंटिंग को माइनस कर लीजिए। अपने पास क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज n क्रॉस n ऑर्डर की हैं। ये देखिए स्पेस जो है वो रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज n क्रॉस n ऑर्डर का है, तो n+1/2 ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट, माइनस कितनी कंडीशंस हैं, जितनी कंडीशंस होंगी उसको हम माइनस कर देंगे। तो पहली कंडीशन है a11 = 0, ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन दी गई है कि ट्रेस = 0। तो आपके पास कितनी शर्तें हैं, दो शर्तें हैं, दो कंडीशन, ये आपका आंसर हो जाएगा n+1/2 - 2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा n² + n-4/2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे तो मैंने पहले से टिक कर रखा है, आपको दिख जाएगा। n+1/2 माइनस आपकी कितनी कंडीशंस थी, दो कंडीशंस थी ना, -2। तो इसको सॉल्व करेंगे n² + n-4/2। कौन सा ऑप्शन है आप इजीली देख सकते हैं, पहला ऑप्शन आपका सही है। तो पूरे थ्रू आउट द क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको क्या करना था, आपको सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन में लीनियर अलजेब्रा के किसी क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स का स्पेस दिखे, ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, जहाँ कहीं ये इतना दिखे आपको तुरंत ये फॉर्मूला याद आना चाहिए n+1/2। अगर प्रश्न सिर्फ इतना होता कि डायमेंशन आप बताइए ऐसे वेक्टर स्पेस का जो ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्राइसेज है तो n ऑर्डर की, तो आप n+1/2 डायरेक्ट आंसर दे देते, लेकिन साथ में दो कंडीशंस भी दी गई थी। अच्छा, एक चीज़ आप और यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये a11 पहली एंट्री 0 होगी, और ट्रेस की मैंने आपको डेफिनेशन याद दिलाई कि आपको क्वेश्चन को आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो सके। बट आप ज़रा सोचिए कि मैंने सोल्यूशन में कहीं ट्रेस की डेफिनेशन का यूज किया क्या, नहीं किया ना। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी कंडीशंस या क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ आपको सारी इन्फॉर्मेशंस यूज करनी पड़े। देखिए यहाँ पे मैंने n+1/2 किया और उसमें से 2 माइनस कर दिया, और ये 2 कहाँ से आया, ये 2 काउंटिंग है कि कितनी कंडीशंस दी गई हैं। a11 = 0 पहली कंडीशन, ट्रेस = 0 दूसरी कंडीशन। तो मैंने काउंट कर लिया कि कितनी लीनियर कंडीशंस दी गई हैं, 2 कंडीशन दी गई हैं, मैंने 2 माइनस कर दिया डायरेक्ट, तो आपका आंसर निकल आया। लेकिन ट्रेस की डेफिनेशंस का कोई यूज नहीं हुआ। तो क्वेश्चन की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। एक अप्रोच ये थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। एक बार मैं स्टार्ट इन्फॉर्मेशन रिपीट कर दूं जल्दी से, 2 इन्फॉर्मेशंस जो आपको फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करते समय याद रखना है। पहली बात तो ये कि डायमेंशन जो होगा सिमेट्रिक रियल मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n, ऐसा वेक्टर स्पेस हमेशा n+1/2 डायमेंशन का होगा। दूसरी बात कि अगर आपको वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर n विद रियल एंट्रीज के साथ MLI कॉन्स्टेंट्स यानी कि कुछ कंडीशंस दी गई हों, तो वो कितनी कंडीशंस हैं उनको आप काउंट कर लीजिए। अगर वो m कंडीशंस हैं तो -m कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा डायमेंशन का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स के साथ और करेंगे उसकी एनालिसिस। तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करिए। ओके, बाय।